नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीआईपी न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा पूजा के पर्व पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक दिवसीय बालोद जिले के दौरे पर जाने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अब और भी बेहतर काम होने जा रहा है। एक और नवाचार ये हुआ है कि अब छात्र 12वीं और ITI दोनों की पढ़ाई साथ में कर सकेंगे। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जयंती की बधाई, शुभकामना। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार किया गया है। आज से ही पाटन में हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ बच्चे ITI भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं ताकि वो 12वीं पास करते करते उनके हाथों में 2 डिग्री होगा। एक 12वीं का सर्टिफिकेट होगा और दूसरा उसके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होगा। तो बच्चों का समय भी बचेगा। 2 साल का जो समय है वो उससे बचत होगी। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे की जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों और आंदोलनों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेताओं द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इन 20 दिनों के दौरान भाजपा ने अलग अलग अभियान चलाने की योजना भी तैयार कर रखी है। इन्हीं प्रस्तावित कार्यक्रमों के पहले दिन रायपुर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने शहर के अलग अलग स्थानों में जाकर सड़कों और उनके आसपास फैले कचरों की सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवा भारत के युवा दर्शन विषय पर एक संगोष्ठी और प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम हैं मयूर, अंकित, धनुष, ओवैश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज। इन सभी विजेताओं को सेंसेई नितिन सिंह ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अगर आप UPSC, PSC या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं और आप जांजगीर जिले या उसके आसपास निवास करते हैं तो अब आपको अपनी किताबों के लिए बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सभी युवाओं की सुध ली है जिला प्रशासन ने। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने ग्रंथालय की स्थापना की है। इस पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन को भरोसा है कि इसका लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा। और मैं ग्रंथालय में फरवरी से स्टार्ट की हूँ आना और लगभग मेरे को 8 महीना हो गया मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ लगभग 7000 बुक्स हैं, वाईफाई की सुविधा है और कंप्यूटर्स अवेलेबल है जिससे हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। आदि यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जो पर्याप्त पुस्तकें हैं
कंपटीशन से संबंधित पीएससी, आईएएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की सभी लेटेस्ट पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ हर प्रकार की बुक्स भी अवेलेबल हैं। इतना अच्छा यहाँ पढ़ाई का वातावरण है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई परेशानी मत हो, इसके लिए यहाँ पंखा, लाइटिंग्स, हर चीज़, टेबल, हर चीज़ की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। कोरोना के कारण में कुछ दिक्कतें आई थी, बट अभी बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों के लिए वहाँ पे लगातार आ रहे हैं। संख्या कम है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। वहाँ पे ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं तो उसको भी दुरुस्त करने कहा गया है। मैं अभी विगत कुछ दिनों पहले मैंने वहाँ छत्तीसगढ़ ने 2020 में और किसी उपलब्धि का रिकॉर्ड बेशक न बनाया हो, लेकिन अपराधों के मामले में बहुत सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वर्ष 2020 में अपराधों के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसे मामलों में अब छत्तीसगढ़ बिहार से भी आगे निकल गया है। प्रदेश में बढ़े अपराधों को लेकर अब सियासत भी की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बताया है। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए निमंत्रण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति से ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में काम भी कर रहा है। जो यथार्थ स्थिति छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट को यदि देखें, हत्या, डकैती, दुष्कर्म की घटनाओं में अब तो हद हो गई कि बिहार से भी और मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक मामलों और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी जवाब दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का स्मरण कराया है। देखिए, जो आंकड़े आए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड आए हैं, उसमें पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। जो विधानसभा में जो आंकड़े आए, 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 जो प्रकरण हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट के डकैती, तो उनके उस बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। हमारी सरकार को अभी 2.25 साल हुए हैं। 3 साल में सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ ऐसे प्रकरणों का कम हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में हत्या के मामले 2.6% हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले 3.3% तक पहुंच गए हैं। दुष्कर्म के मामलों में भी छत्तीसगढ़ का ग्राफ अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं प्रति 1 लाख की आबादी पर 8.3% हैं, जबकि बिहार में 1.4, गुजरात में 1.5 और मध्य प्रदेश में 5.8% बताई गई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में हुए दुष्कर्म के मामलों पर नजर डालें तो 1036 मामले प्रदेश भर में दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में 1210 मामले दर्ज हुए हैं। इन 2 सालों में बिहार में दर्ज दुष्कर्म के मामलों पर नजर डालें तो 2019 में 730 और 2020 में 806 मामले दर्ज हुए हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी
घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यहाँ की 30% से अधिक आबादी आदिवासी है। कई बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी होती है। सारा आदिवासी समाज आए दिन कोई ना कोई मुद्दे लेकर सरकार के पास जाता है और जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे छठी अनुसूची लागू होनी थी, जहाँ पर सर्वाधिक नक्सलाइट रहते हैं आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि वना क्षेत्र है वो, तो वहाँ तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है क्योंकि आदिवासियों के पास जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह नहीं थी। मुख्य धारा की जब विकास की बात होती है तो निश्चित रूप से आदिवासियों को लेकर बातचीत होती है, पर जब विशेष जनजाति की बात होती है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसी 5 विशेष जनजातियाँ जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसमें एक बस्तर का जो अबूझमाड़ है वहाँ की जनजाति है जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। एक दूसरी जनजाति है कमार जो गरियाबंद जिले में निवास करती है जिनकी संख्या करीब 17,618 है। तीसरी जनजाति बैगा है जो कबीरधाम, कोरबा, बिलासपुर जिले में रहती है जिनकी संख्या 54,330 के आसपास है। चौथी जनजाति पहाड़ी कोरबा है जो जसपुर जिले में रहती है जिनकी संख्या 84,146 है। इसके बाद 5वीं जो जनजाति है बिहोर है जिसकी संख्या बहुत कम है, 1538 है, जो कि जसपुर और धर्मजयगढ़ में रहती है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियां विशेष जनजाति घोषित की है, वो है पंडो और भुजिया। अब यहाँ बात हो रही, दरअसल हम जनजाति की बात इसलिए कर रहे हैं कि बलरामपुर जिले की पंडो जाति के 20 लोग कुपोषण या एनीमिया के कारण उनका निधन हो गया। उसको लेकर इन दिनों राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी बात कह रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अपना तर्क है कि चूंकि उनको एनीमिया है, उनके यहाँ दवाई भेजी जा रही है। सरकार ने एक जॉइंट सेक्रेटरी की कमेटी बनाई है जो इस बात का सर्वे करेगी। राज्य सरकार ने इनके लिए 5 विशेष प्राधिकरण बनाए हैं। ये 5 विशेष प्राधिकरण जो हैं वो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इनकी देखरेख करने के लिए बनाए हैं और इनका मुख्यालय उन्हीं जिलों में रखा गया है जहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। अभी हाल ही के दिनों में इन्हीं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जब मुख्यमंत्री से मिले भूपेश बघेल से, तो उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इनका एक प्रतिनिधि रहेगा। उन्होंने कहा कि इनके लिए भवन बनाए जाएंगे, इनकी देखरेख होगी। पर हम देख रहे हैं कि करीब 1,15,000 पूरी ये 7 जनजातियाँ हैं, पर इनके लिए बने विकास प्राधिकरण अगर 20-20 लोग एक जाति के मर रहे हैं, पंडो जाति के, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये प्राधिकरण इनके लिए क्या कर रहे हैं। सरकार जो इनको संरक्षित करने की बात कर रही, केंद्र सरकार 5 जातियों को संरक्षित कर रही, राज्य सरकार 2 जातियों को, तो क्या इनका संरक्षण हो पा रहा है? इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी नसबंदी पर भी रोक लगी थी, बाद में कुछ मामला न्यायालय में गया, अभी भी वो लंबित है, पर इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इनको देखरेख की ज़रूरत है। पर होना जो चाहिए था कि ये इनके इस तरह से इनकी मृत्यु ना हो। एनीमिया के कारण मृत्यु होना, कुपोषण के कारण मृत्यु होना, दवाई ठीक से नहीं मिल पाना, पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत पीछे हैं क्योंकि वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज से, देश से विलुप्त हुई। हमारी भाषा विलुप्त हुई है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी बहुत सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ विलुप्त हुई हैं। ये जो मनुष्य हैं, अगर ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, अगर इनकी देखरेख नहीं हुई, इनका संरक्षण नहीं हुआ, इनके लिए बने प्राधिकरण यदि ठीक से काम नहीं किए, तो ये आज एक जगह एक पंडो जनजाति के 20 लोग मरे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। भाजपा आरोप लगा रही है कि इनकी ठीक से देखरेख नहीं हुई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो हो सकता है हम कर रहे हैं, इनको ध्यान दे रहे हैं। सवाल यहाँ भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है, सवाल
इस राज्य का है। इस राज्य के लिए ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो प्राधिकरण, उनके अधिकारी, उनका अमला अगर इस जनजाति को, जो कि पिछड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या कम हो रही है, अगर उनको संरक्षित नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये एक आने वाले समय में ये एक दाग होगा। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। जशपुर जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वहीं जिले में कई जगह यह बारिश आफत साबित हो रही है। पत्थल गांव के समीप ग्राम कुमकेला के अधिकांश घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई स्थानों पर पूरा घर तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसे हालात में हर साल गांव में बरसात के दिनों में ये नज़ारा देखने को मिलता है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। घरों में पानी घुस जाने के कारण यहाँ के लोग दूसरी जगहों में रहने के लिए विवश हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष तत्कालीन एसडीएम ने मौके का मुआयना कर पीड़ित परिवारों के रहने की व्यवस्था का आश्वासन दिया था। वहीं जिले के दुलदुला में लगातार बारिश होने से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दुलदुला मुख्यालय से लगभग 2 दर्जन गांव कट गए हैं। लोग जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डालकर पुल पार कर मुख्यालय जाने को विवश हैं। हम स्कूल नहीं जा पाते हैं कैसे में, ये पूरा भर जाता है। पूरा पुल देख सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से पानी गिर रहा है और घर में भर गया है। दूसरे के घर में रह रहे हैं। पर साल एसडीएम तहसीलदार भी आए थे, मुआवजा मिलेगा बोले थे, लेकिन नहीं मिला है अभी तक। अभी कुछ भी पता नहीं है। आए दिन यह पुलिया से लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आना जाना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आए दिन मैं इन बातों को कई बार उठा चुका हूँ कि यह पुलिया जल्द से जल्द बन जाए। हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जीत के जाते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक मतलब ये पुलिया नहीं बना। पखांजूर क्षेत्र में महज एक ही सरकारी कॉलेज संचालित है, जिसमें कम सीटें होने की वजह से क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता। इसी वजह से कई होनहार विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पूरे परलकोट क्षेत्र में 47 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से लगभग 3000 छात्र प्रति वर्ष पास होते हैं और महाविद्यालय में मात्र 500 से 600 सीटें होने की वजह से सैकड़ों बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच एवं स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम विज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी इस मांग को 15 दिनों के भीतर नहीं माना गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिछले दिनों में हमने ज्ञापन दिया था, जिसका किसी प्रकार का हमें जवाब नहीं दिया गया है। मांग पूरी नहीं होने के बाद हम 15 दिन बाद फिर से दोबारा यही महाविद्यालय में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे और कुलपति के नाम से दोबारा ज्ञापन देंगे। हम लोग यहाँ पे सीट वृद्धि के लिए बैठे हैं। 7 तारीख को ज्ञापन दिया गया है। कॉलेज प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, पखांजूर में एक ही मात्र महाविद्यालय है, वीर ज्ञान सिंह, और लगभग परलकोट में 47 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लगभग 3000 स्टूडेंट प्रतिवर्ष पास होके निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीट की कमी के कारण पूरे बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। हम गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ पे सीट कक्षावार बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की नौबत ना आए। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों किसानों को यूरिया खाद की कमी ने परेशानी में डाल दिया है और खाद की कालाबाजारी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। खाद की आपूर्ति करने और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि विभाग को कई निर्देश दिए हैं। वैसे तो जांजगीर चांपा धान की खेती के लिए प्रदेश में अव्वल रहा है, लेकिन इस बार खाद की कमी के कारण किसान धान की फसल को बचाने के लिए बिचौलियों के माध्यम से कई गुना अधिक कीमत पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। वहीं कई किसान शासकीय दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों की शिकायत पर खाद की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए मजदूर सन्निर्माण बोर्ड की सदस्य मंजू सिंह अकलतरा के खाद रैक पॉइंट का निरीक्षण करने पहुंची।
उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले में जिले के कलेक्टर ने भी जिले के सभी खाद बिक्री केंद्रों की निगरानी के आदेश दिए हैं। हमारे फसल को अब खाद चाहिए, यूरिया खाद। हम लोग यहाँ कृषि विभाग में कई बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कृषि विभाग वाले कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। बार बार उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई खाद कब तक आएगा, कब तक हमको खाद मिलेगा हमारे फसल के लिए, तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। कृषि संचालक महोदय कृषि विभाग से भी निवेदन कर रहे हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हम किसानों के जान को बचाने के लिए खाद का व्यवस्था करें, अन्यथा हम सभी परिवार सहित रोड में आ जाएंगे और मजबूरन आत्महत्या करेंगे। अभी कुछ शिकायतें भी मिली हैं कि खाद का वितरण में कुछ अनियमितता है, तो उसके लिए हम लोग रेड पॉइंट पे भी गए थे, वहाँ भी जाकर देखे और निरीक्षण किए और अधिकारियों से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसका पूरा ख्याल रखने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि खाद जो वास्तव में बहुत ही आवश्यक वस्तु है, अभी जो किसानों को मिलना चाहिए, वो नियमित रूप से उनके पास प्राथमिकता के आधार पर उनको पहुँच जाए, उनको मिल जाए। खाद की लगातार मांग जिले में बनी हुई है और जिला कृषि प्रधान जिला है, तो खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कराना हमारा दायित्व है। हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। किसानों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास करके विगत एक सप्ताह के अंदर में 3000 टन से अधिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। रेक आ गई है और 1-2 दिनों में डिस्पैच होकर के लोगों को खाद मिल जाए। राजधानी में भिलाई के कारोबारी से ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर के स्टील कारोबारी राम लखन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2020 में भिलाई के स्टील कारोबारी संदीप अग्रवाल को 60 लाख की स्टील कॉइल का ऑर्डर किया और केवल 20 लाख रुपयों का ही भुगतान किया। बाकी 40 लाख रुपयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। पीड़ित कारोबारी ने इसकी शिकायत शहर के गुढ़ियारी थाने में दर्ज कराई है। गुढ़ियारी में भी एक ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें प्रार्थी से माल सप्लाई करने के नाम से पैसे लिए थे, जबकि माल की सप्लाई नहीं हो रही थी। ये भी लगभग 40-50 लाख की ठगी है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव में दिग्विजय महाविद्यालय में आज एक विशेष अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अली ने महाविद्यालय के त्रैमासिक प्रायोगिक पत्र दिग्विजय कैंपस के विशेष अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BN जागृत और उनके सहयोगी शिक्षकों के टीम वर्क से दिग्विजय कैंपस का प्रकाशन सराहनीय हो पाया है। जनसंचार शिक्षा के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर शाहिद अली ने कहा कि साहित्य मनीषियों की तीर्थ भूमि मुक्तिबोध स्मारक त्रिवेणी संग्रहालय परिसर के पावन दर्शन से मन अभिभूत हो गया। उन्होंने कहा कि साहित्य विभूति डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का विशाल रचना संसार और ऐतिहासिक छायाचित्रों को देखकर मुग्ध हूँ। साहित्य ऋषियों का ऐसा महासंगम दुनिया में शायद ही कहीं हो। दिग्विजय महाविद्यालय की इस समृद्ध विरासत का विशेष संरक्षण शासन से अपेक्षित है। गरियाबंद जिला मुख्यालय के तिरंगा चौक में युवक कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी तरह का एक अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का जो वायदा देश के युवाओं से किया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उनका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि जब केंद्र की सरकार और मोदी सरकार आएगी तो वो छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के सभी राज्यों के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वो वादा किया था। पर वो वादा आज जो झूठा साबित हुआ है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग बेरोजगार दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। बात शारीरिक स्वच्छता की हो तो नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए हमें टॉवेल यानी तौलिए की जरूरत पड़ती है। यूं तो मशीन से तैयार ढेरों तौलिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको हाथों से बुने गए तौलिए पसंद हैं तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। शरीर पोंछने के लिए तौलिए की जरूरत सबको पड़ती है। छोटे बड़े रंग बिरंगे तरह तरह के डिजाइन वाले मनभावन तौलिए यानी टॉवेल किसे पसंद नहीं।
रायपुर स्थित बिलासा हैंडलूम आपके पसंदीदा तौलियों की फेवरेट शॉप हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला बुनकरों के हुनर से बने वफल वेव टॉवेल आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। यहाँ आपको अपने बजट और जरूरत के अनुसार अलग अलग रंगों और आकार वाले तौलिए मिल जाएंगे। तो एक बार वक्त निकाल कर जरूर जाइए बिलासा हैंडलूम। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हैंडलूम फेडरेशन का बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम है। यहाँ हम लोग जो राज्य के बुनकरों से नए डिजाइन के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। इसमें एक हम लोग वेफल वीव टॉवेल तैयार करते हैं जो 35 बाई 70 इंच की होती है। और ये वेफल वीव जो है ये 4 ट्रेडल में बुनकरों के द्वारा बुनी जाती है। और इस टॉवेल की खूबी ये है कि ये अनब्लीच्ड कॉटन से बना हुआ है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है और ये इको फ्रेंडली है। इन टॉवेल्स में हम लोगों ने स्वीडिश एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है जिसके ग्राहकों में काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको ग्राहकों से मिला हुआ है। रायपुर नगर निगम में आज महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम से जुड़े 47 विषयों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि निगम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि MIC की बैठक में एक साथ इतने एजेंडों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक गोल बाजार का मालिकाना हक दुकानदारों को देने, निराश्रित पेंशन, कर्मचारियों की भर्ती, विभिन्न निर्माण कार्य और डूमर तराई थोक बाजार जैसे अनेक एजेंडों पर बात की गई। आज की इस बैठक में निगम आयुक्त प्रभात मलिक, उपायुक्त पुलक भट्टाचार्य सहित शहर के सभी MIC सदस्य मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर 24 लाख रुपए के जेवर और 22 लाख रुपए नकद हड़पने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खुशबू सोनी नाम की युवती ने खुद को ज्वेलर्स दुकान में कार्यरत बताया और पहले से परिचित कुसुम पैकरा से लगभग 24 लाख रुपए के जेवर पॉलिश कराने के नाम पर ले लिए। यही नहीं, सोनी पर आरोप है कि उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर लाखों रुपए भी ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तेलीबांधा थाने में पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके परिचय की एक महिला ने उसके जेवर में पॉलिश करने के नाम से लगभग 453 ग्राम उससे सोना ले लिया था। इसके अलावा कुछ धंधा वगैरह करने के नाम से भी 20 लाख रुपए नगद लिए थे। कुल मिला के 40-42 लाख रुपए उसे ले लिए थे और वो पैसे वापस नहीं कर रही थी। अमानत में खयानत का मामला था, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक परीक्षण में भेजा गया। उसने पीड़िता ने शिकायत की थी पहले भी, वो जाँच में लिया गया था, उसको जाँच पश्चात अपराध पंजीबद्ध किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर CM ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार है तथा कथित लोगों द्वारा जो RBI की रिपोर्ट आई है उसमें भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। बिहार तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसके गठबंधन के हैं और उससे तुलना कर रहे हैं, मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उसका शासन ठीक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ मैं। कल कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की आधी व्याख्या कर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करना एक छत्तीसगढ़ी के रूप में मैं सही नहीं मानता। सरकार पर उंगली उठाने वाले जो कि बड़े उत्साह से 2020 की जानकारी लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक बार उसके पहले का भी आंकड़ा उठाकर देख लें। बिहार की तुलना करें तो बिहार में 2017 की तुलना में 350 हत्याएं ज़्यादा हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में 2017 से कम। अकेले उत्तर प्रदेश में 3800 से अधिक हत्याएं हुई। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।